ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निशुल्क कक्षा में आपका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर निधि मोहनपुरिया जी का। आज जो विषय ले रही हैं महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पीसीओएस, पीसीओडी एवं मासिक धर्म में किस प्रकार की परेशानियां होती हैं, उनको हम आयुर्वेदिक के हिसाब से कैसे ठीक कर सकते हैं, उनका उपचार कैसे किया जा सकता है। तो बहुत ही महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और पुरुष भी ये ना सोचें कि हमें नहीं सुनना, उनको सुनना चाहिए। सभी के घर में बेटी है, बहन है, माँ है, वो कितनी परेशानियों से निकलती हैं, उनका हम अंदाजा नहीं लगा पाते। पहले के समय में पुरुषों को ये बात बताई नहीं जाती थी, कोई भी चीज बताते नहीं थे, छिपाते थे। और लड़कियों को भी यही चीज कहा जाती थी कि बताना नहीं है, पुरुषों को नहीं पता चलना चाहिए। और वो परेशानियों से जूझती रहती थी। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। समय बहुत परिवर्तन है, सभी लोग जानते हैं। और जो नहीं जानते, संकोच ना करें, उसको सुने और परिवार में सहायता करें। जो परिवार में महिलाएं होंगे, उनकी जो परेशानियां होती हैं उनको समझ पाए कि किस प्रकार से वो परेशान होती हैं। डॉक्टर निधि मोहनपुरिया जी एक अनुभवी आयुर्वेदिक प्रस्तुति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इन्होंने प्रस्तुति तंत्र एवं स्त्री रोग में एमएस किया है और महिलाओं के स्वास्थ्य, पीसीओएस, हार्मोनल असंतुलन तथा बांझपन के उपचार में विशेष अनुभव रखती हैं। वर्तमान में आप रोहिलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर एवं रामेश्वरम आयुर्वेदिक अस्पताल में मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। हम सब उनका स्वागत करें। आगे का मंच आप संभालें जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और नमस्ते सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन होने के लिए। जी, तो स्वागत है मेरा मेरा नाम डॉक्टर निधि मोहनपुरिया है। मैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, पीसीओएस या पीसीओडी, ये एक प्रकार की बीमारी है कि महिलाओं को 3 से 5 महिलाओं को होती है। अगर हम बात करें 7 से 8 महिलाओं में से, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। अब हम बात करें कि यहाँ पर जैसा कि हम मैं देख पा रही हूँ कि ज्यादातर पुरुष हैं, तो वो क्यों जाने, क्योंकि परेशानी तो महिलाओं की है। पर जैसा कि आप जानते हैं कि आपके आसपास ज्यादातर महिलाएं हैं। आपके जन्म लेने से आपकी माँ, आपके साथ रहने वाली आपकी बहन, आपका जिंदगी भर साथ देने वाली आपकी बीवी, और उससे ज्यादा हमेशा आपका ध्यान रखने वाली आपकी बेटी। तो जैसा कि मैंने बताया, 3 से 5 महिलाओं को ये हो रहा है, तो आपके आसपास रहने वाली किसी ना किसी महिला को ये दिक्कत जरूर हो रही होगी। तो क्या अगर आप इसके लक्षण जान पाए, तो ये बहुत एक लाभ होगा आपके आसपास की महिलाओं के लिए। तो इसलिए ये जानना जरूरी है हर किसी के लिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि मासिक धर्म क्या है, क्या नॉर्मल है। किसी भी परेशानी को जानने से पहले मुझे लगता है कि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल क्या है। तो नॉर्मल की बात करें तो प्रजनन की जो उम्र है औरतों की, वो होती है 10 से 12 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक। इस उम्र के दौरान हर महीने महिला एक अंडा, उनकी ओवरी से एक अंडा निकलता है, जो कि अगर स्पर्म से मिल जाए तो वो फर्टिलाइज होकर एक बच्चे का निर्माण कर सकता है, वो क्षमता रखता है। पर यहाँ पे जब हम बात करते हैं पीसीओएस की, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ओवरी, जो सेकंड आपको फोटो दिख रही है, उसमें ओवरी में छोटे छोटे अंडे एक साथ एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो वो एक अंडा ना बढ़कर कई सारे अंडे अध कच्ची अवस्था में, अध पकी अवस्था में बढ़ने लग जाते हैं। तो उनमें से कोई एक भी नहीं बढ़ पा रहा है। उस एक में भी जो क्षमता थी बच्चा बनने की, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, और वो अध कच्ची अवस्था में सारे एक साथ बढ़ गए। तो उस अवस्था को, वो जो गांठें बनने लगी, वो गांठ एक्चुअली में
कोई और गांठ नहीं, वो एक छोटे छोटे अंडे थे जो एक साथ खराब हो गए। उस अवस्था को हमने क्या कहा? पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे, सिस्टिक मतलब गांठदार या गांठ जैसे दिखने वाले, ओवेरियन सिंड्रोम जो बहुत सारे डिसीजेस को लेकर मिला है, उसे कहा गया है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। आई थिंक मैं जो बता पा रही हूँ आप सब समझ पा रहे हैं। अगर कहीं पे भी आपको समझने में परेशानी हो तो प्लीज बताइएगा, हम उसे उस तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है? ये एक सिर्फ इतनी समस्या नहीं है कि वो सिर्फ ओवरी तक है। नहीं, ये पूरे शरीर में होने वाले डिफरेंट डिफरेंट अंगों से प्रॉब्लम करती है। अब हमें पता कैसे चलेगा ये प्रॉब्लम हो रहा है या शरीर में दिक्कत आ रही है? तो इसके बहुत सारे लक्षण हैं, पर इससे पहले एक लक्षण आपको ये समझना पड़ेगा कि मासिक धर्म में होने वाली परेशानियों से हटकर मासिक धर्म नॉर्मल क्या है। मासिक धर्म नॉर्मल में हम कंसीडर करते हैं कि 3 से 5 दिन औरत को मासिक धर्म के टाइम पे ब्लीडिंग होती है, और वो जो साइकिल है वो 28 से 35 दिन की होनी चाहिए। इससे ज्यादा या इससे कम एक प्रॉब्लम है। ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे कि आज की डेट में आजकल ये सबसे ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के जमाने में ये परेशानी इतनी नहीं थी। इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम आजकल बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड होने के साथ साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम को भी अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं। कैसे? कि हम लेट एज में शादी करते हैं, 30 से 35 साल में, जहां पर हमारे जो अंडे हैं या ओवम है उनकी जो क्षमता है वो थोड़ी सी खराब होने लगती है। उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही खराबी आने लगती है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो आप हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि एक महिला जब अपनी माँ के पेट में है, जब वो अपनी माँ के पेट में है, तब उसके शरीर में जितने अंडे बने हैं वो उतने ही अंडे रहेंगे हमेशा। हर महीने जब से उनका मासिक धर्म शुरू होगा, तब से हर महीने एक अंडा बच्चे बनने के प्रोसेस में आता है। अगर नहीं वो बच्चा बन सकता तो वो शरीर से निकल जाता है। तो वो अंडे का जो रिजर्वायर है वो एक लिमिट में ही है, उतना ही है। पूरी जिंदगी वो कम होता रहेगा, बढ़ेगा नहीं। राइट? तो अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज होगा तो एक साथ हम बहुत सारे अंडों को खराब कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से एक अंडा भी बच्चा बनने की अवस्था तक नहीं पहुंचा। तो इसलिए बढ़ते हुए डिसीज के साथ साथ हमारे लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है, जो कि इनफर्टिलिटी को बढ़ता हुआ देखने को आप लोगों को जैसा आजकल मिलता भी है। ठीक है? तो हम बात कर रहे थे कि पीसीओएस हो क्यों रहा है बहुत ज्यादा। ये हमारे खान पीन पे, हमारा जो कैरियर की तरफ ओरिएंटेड होना या हमारा पढ़ाई में ओरिएंटेड होना, हम काफी उम्र, लंबी उम्र तक पढ़ाई करते हैं, या हम लोग जो जॉब कर रहे हैं वो डेस्क जॉब ज्यादा है, कि हम पूरे टाइम एक ही कंप्यूटर के सामने या स्क्रीन के सामने बहुत घंटों तक एक साथ बैठे रहते हैं। ठीक है? या फिर अ, एक कुछ भी हमें जो उस वक्त जल्दी से खाने को मिल गया, हमने वो खा लिया। तो इससे हो क्या रहा है? आपके सामने स्क्रीन पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है। तो आप जहां रेड लाइन आपको दिख रही होगी, वो क्या है इसको समझते हैं। कि सपोज आपने जंक फूड खाया, आपने फ्राइड फूड खाया, आप एक ही जगह पर बैठे रहे, आपकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, आप बहुत कम घंटों की नींद सो रहे हैं या बहुत ज्यादा सो रहे हैं। उसका कारण क्या है? मेन कारण की तरफ अगर हम फोकस करें, तो ये जो रेड लाइन है ये किस लिए है? कि सुबह उठे, हमें बहुत तेज भूख लग रही है, हमको जो जल्दी से मिल पाया, जो कि बर्गर है, पिज्जा है या बिस्किट है, मेहनत ना करने वाली चीजें, तो हमने जैसे ही वो खाया तो हमारी बॉडी में एकदम से ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाता है। अब जो ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, इसको हमारी बॉडी में नॉर्मलाइज करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन उतना जितना वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है, उसी को ठीक करने के लिए उस लेवल तक
इंसुलिन बढ़ाना पड़ता है। अब जैसे ही वो इंसुलिन हमारी बॉडी में इतने लेवल पे बढ़ा, उसको कम कर दिया, तो एकदम से हमारी बॉडी में क्या हुआ, ग्लूकोज कम हो गया। अब जैसे ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम हुआ, हमारी बॉडी को ये लगता है कि ग्लूकोज कम हो गया, अलार्म दिया बॉडी ने, ब्रेन ने। तो हमें लगता है कि हमें मीठा खाने की इच्छा है या हमें और खाना खाने की इच्छा है। तो हम फिर से लंच टाइम में हमने फिर वही हैवी कुछ खाया, चॉकलेट केक खा लिया, कुछ मीठा खा लिया, जो हमारी बॉडी क्रेव कर रही है, हमने फिर से खाया। फिर से इंसुलिन बहुत हाई लेवल पे आया, उसको ठीक करा और वो तुरंत एकदम से उस ग्लूकोज को नीचे लाया। फिर से वही क्रेविंग होगी और फिर से हम एक्स्ट्रा खाना खाएंगे। अब बार बार ये जो हो रहा है, ये एक जो साइकिल चल रही है, एक जो एक चक्र चल रहा है, उससे बार बार क्या हो रहा है, शरीर में बहुत ज्यादा इंसुलिन बढ़ता जा रहा है। इस इंसुलिन के बढ़ने की वजह से हम अपनी क्षमता से ज्यादा या हमारे शरीर को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खाते हैं। अब ये आप चीज अपने आसपास के बच्चों में आप ज्यादातर देख रहे होंगे। आप खास करके लड़कियों में, अपने आसपास की जो लड़कियां हैं, खास करके जो एक मिडिल एज की लड़कियां हैं, सपोज आप बात कर लें 13-14 साल से लेके 25 साल की उम्र तक, ही ज्यादा होता है कि क्रेविंग्स होती हैं, मीठा खाने की क्रेविंग है। हमारा बहुत मन कर रहा है कि हमें कुछ मीठा खाना है, इसलिए, और वो वजन इतना बढ़ाता जाता है क्योंकि हमारा शरीर खाता तो जा रहा है बट उसकी इतनी पचाने की क्षमता नहीं है। तो इसके कारण हमारे शरीर में बार बार वो जो अपचित भोजन है, जो खाना पचा ही नहीं, वो बढ़ता जाता है और हमारी बॉडी फैटी होती जाती है, हम मोटे होते जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब ये जो इंसुलिन इतना बढ़ गया है, इससे क्या हो रहा है कि हमारे शरीर को जो हार्मोन, ओवरी का जो हार्मोन था, जो मादा के लिए या औरतों के लिए जो इंपॉर्टेंट हार्मोन था, ईस्ट्रोजन, वो ना बनकर पुरुषों में बनने वाला हार्मोन, मैं आप सबका इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान चाहूंगी कि पुरुषों में बनने वाला जो हार्मोन है वो बनने लग जाता है, जिसकी वजह से जो अंडा ओवरी से निकलना चाहिए था, ओव्यूलेशन जो होना चाहिए था, वो नहीं होता है। वो नहीं होता है, जिसकी वजह से आदमियों के जो हार्मोन है वो हमारे शरीर पे ज्यादा प्रभाव डालने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे एक्ने आना, यानी कि दाने दाने दिखना, चेहरे पे बाल आना, औरतों के मुंह के आसपास ज्यादा बाल आना, दाढ़ी मूंछ जैसा आना, या गर्दन के पास में काले धब्बे दिखना या लाइन जैसा हो जाना, इस एरिया में, गर्दन के इस एरिया में। तो जब आप ये सिम्टम देखें तो आपको समझना चाहिए ये बहुत अलार्मिंग साइन है कि पीसीओडी या पीसीओएस आपके आसपास की उस पर्टिकुलर महिला को हो रहा है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम पीसीओएस की वजह से और क्या दिक्कत आती है। जब पीसीओएस होता है, बार बार इंसुलिन हमारे शरीर में इतना बढ़ रहा है और वो कम होता जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स को वो कम कर रहा है, हम फिर से खा रहे हैं, वो एक एक जो साइकिल चल रही है, उससे क्या हो रहा है, हमारे शरीर को ये लगने लग जाता है कि हमारे शरीर में कोई परेशानी आ रही है, जो कि फ्लाइट, फाइट और फ्राइट की कंडीशन, मतलब हमें भागना है, जब कोई इमरजेंसी पड़ती है हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक हार्मोन हमारी बॉडी में बनता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। अब इस कॉर्टिसोल हार्मोन ये कंटिन्यूअसली हमारे शरीर में बनता रहेगा, हमारे शरीर को बार बार ये लगता रहेगा कि कोई परेशानी है, कोई इमरजेंसी है। क्या ये सच में इमरजेंसी है? नहीं। ये हमारे शरीर की कोई इमरजेंसी कंडीशन ना होते हुए भी बार बार हमारे शरीर को ये घबराहट, ये डर रहता है, जिसकी वजह से बार बार उनको ये लगेगा कि उनके सर में दर्द हो रहा है, उनके दिल की धड़कन बहुत बढ़ रही है, दिमाग में बहुत हावीपन लगता है, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में ये कंडीशन आती है कि कोई इमरजेंसी है, तो वो हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन और हार्ट, उसको इतना ज्यादा सप्लाई कर देता है कि बाकी ऑर्गन को,
शरीर के और जो अंग प्रत्यंग है उनको ढंग से न्यूट्रिशन किसके थ्रू, जो ब्लड के थ्रू मिलना था, वो नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे शरीर में क्या होने लग जाता है कि डाइजेस्टिव इशू। आप देखेंगे जिन औरतों को पीसीओडी या पीसीओएस होता है या माहवारी से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, वो ज्यादातर कहते हैं कि हमें ब्लोटिंग होती है। हमें ब्लोटिंग होती है। जो ये ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, इसका मेन कारण यही होता है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। वो बार बार ज्यादा खा रही हैं। अब वो बार बार ज्यादा खा रही हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से उनको बीपी शुगर की दिक्कत होना बहुत आम हो जाता है। जो कि कहा जाता है कि 35 के बाद हम ये डिसीजेज एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बीपी की दिक्कत होना, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ना, या फिर शुगर की दिक्कत होना। तो ये बहुत जल्दी बढ़ रहा है। तो हमारे शरीर में इंटरनल स्ट्रेस, मतलब खुद के शरीर में इमरजेंसी कंडीशन बार बार लगने लग जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से साइन हैं, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको देख के हमें ये लगे कि ये परेशानी या ये अब प्रॉब्लम पीसीओएस की तरफ जा रही है। जैसे कि मासिक धर्म में अनियमितता। मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया कि मासिक धर्म नियमित कब है, जब वो 2 से 5 दिन ब्लीडिंग हो रही है, नॉर्मल हो रही है। नॉर्मल का मतलब ये है कि एक साइकिल में 30 से 50 ml। अब ये 30 से 50 ml हम कैसे देखेंगे कि कितने पैड एक फीमेल यूज कर रही है, क्या वो पूरी तरह से सोख हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे हम गायनेक इस बारे में जानते हैं। आप लोग भी इस तरह से अपने आसपास की महिलाओं से पूछ के जान सकते हैं। उसके बाद में सेकंड साइन आपको जो दिख रहा होगा कि वो कंटिन्यूस वजन बढ़ता रहता है। मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया, इस कंटिन्यूस वजन बढ़ने का कारण क्या है कि फीमेल जितना उसके शरीर को जरूरत नहीं है, वो इंसुलिन की वजह से जो बार बार शरीर में कार्ब्स को कम कर दे रहा है, ग्लूकोज को कम कर दे रहा है, उसकी वजह से बार बार शरीर में हाई अमाउंट ऑफ फूड, हम बहुत ज्यादा खाना लेते जा रहे हैं जिसकी हमारे शरीर को कतई जरूरत नहीं है। तो वो क्या करता रहेगा, एक स्टोर होता रहेगा, वो फैट बनता रहेगा। और हमारे आयुर्वेद की भाषा में इसे कहते हैं आम। जो आम मतलब कच्चा, कच्चा मतलब जो अपचित भोजन है, वो हमारे शरीर में बार बार आकर वहां पर जुड़ता जाएगा, वो चर्बी बनाता जाएगा। जहां पे जरूरत भी नहीं है वहां भी वो फैट को इंक्रीज कर देगा। और इसमें स्पेशली एक चीज ध्यान करने की चीज है कि जिन फीमेल को पीसीओएस या पीसीओडी होता है, उनका सिर्फ और सिर्फ पेट का भाग, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, सिर्फ बेली फैट बढ़ने लग जाता है। और इस बेली फैट को कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो औरत चाहे भी, वो लड़की चाहे भी, तो भी वो इस वजन को घटाने में उनके लिए बहुत दिक्कतें आती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि चेहरे पर दाने होना, या जो अनचाहे बाल हैं जो चेहरे पे, हम बात करें अपर लिप्स पर, या फिर दाढ़ी की तरह आना। इसके अलावा बालों का झड़ना, बाल बहुत पतले होने लग जाते हैं। इसका कारण होता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की, आयरन की कमी होने लग जाती है। अब ये चीजें, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, आप ये चीज समझिए कि 12 से 15 साल की अगर एक लड़की है, और मिड एज की भी लड़की की हम बात करें, जो 20 से 25 साल की उम्र की लड़की है, वो अपने शरीर को लेके बहुत बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है। आप अपने आसपास की लड़कियों को अगर देखें तो वो इस उम्र में बहुत कॉन्शियस है। अगर उनके साथ ऐसी परेशानी होती है कि उनके चेहरे पे बहुत एक्ने हैं, बहुत वजन बढ़ रहा है, वो बहुत ही बुरी मानसिक स्थिति में चली जाती हैं। उन्हें ये लगता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। मैं अपनी ओपीडी में ये ज्यादातर लड़कियों के को देखती हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक अ, बच्ची को देख रही थी जो इस कंडीशन तक आ गई थी कि उसे लगता था कि वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं करेगी। उसने अपने आप को बंद तक कर लिया है घर में।
समझाने पर, बार बार काउंसलिंग करने पर अब वो जाकर वापस अपनी पढ़ाई की तरफ आने लगी है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है, क्योंकि लड़कियां अपने आप को इस कंडीशन में देखकर कि वो बहुत सुंदर नहीं है, वो घबराने लग जाती हैं, वो डरने लग जाती हैं, कि उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी आ जाती है। तो ये उनकी पूरी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज के लिए हमको अगर इस बारे में जानकारी हो कि पीसीओएस में ये साइन होते हैं, ये ठीक किए जा सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा मिथ भी है कि आपको अगर एक बार पीसीओडी या पीसीओएस हो गया तो आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, आपको पूरी जिंदगी दवाई लेनी होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात को आप समझ सकते हैं इस तरह से कि एलोपैथ में जहां हम बात करते हैं, तो होता ये है कि बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स दिए जाते हैं, बार बार हॉर्मोन्स दे के हम साइकिल को रेगुलराइज करने की कोशिश करते हैं। बार बार वो साइकिल रेगुलराइज करने के लिए हार्मोन दिए जाते हैं। जब तक आप वो दवाइयां खा रहे हैं, हार्मोन रेगुलेटेड है। बट जैसे ही आपने वो दवाई खानी छोड़ी, वो महीने में फिर से वही दिक्कतें आने लगेंगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको हमारे शरीर को बूस्ट करके, कि हम अपने शरीर को चलाएं। हमारा शरीर वो हार्मोन बनाना चाहिए सही ढंग से, सही मात्रा में, ना कि हम उसे बाहर से हार्मोन देके खत्म करें। जैसे कि आप इस बात को समझिए कि अगर हम अपने शरीर, एक मशीन है, उसको हम बाहर से कुछ तेल या वो चलाते जाएं, हम उसमें बनने की जो अवस्था है, जो उसके शरीर की लाइक उस मशीन की जो ग्रीसिंग होनी चाहिए थी, वो अपने आप ना होकर हम उसे बाहर से देते जाएं, तो वो बनाना बंद कर देगा। उसी तरह से हमारा शरीर है। हमारा शरीर, अगर हम अपने शरीर को हॉर्मोन्स बनाने की जरूरत ही ना दें, हम बाहर से उसको बार बार हार्मोन देते रहें, तो हमारा शरीर वो हार्मोन बनाना बिल्कुल बंद कर देगा। हमारा शरीर काम करना बिल्कुल बंद कर देगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने शरीर को बूस्ट करें हॉर्मोन्स बनाने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में क्या क्या दिक्कतें या क्या क्या साइन या क्या क्या परेशानियां एक फीमेल आपको बता सकती है। जैसे कि महीना रेगुलर ना आना, जो माहवारी के दिन है वो टाइम पे ना आना। कभी तो वो साइकिल फीमेल बोलती है कि 15 दिन में उसको बार बार ब्लीडिंग हो रही है, या फिर कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनको 2 2 3 3 महीने तक ब्लीडिंग नहीं होती, तो वो साइकिल इरेगुलर इरेगुलर हो जाती है। इससे क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी, जो हमारे देश का आज की डेट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कॉज है, या सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। मैं ओपीडी में पेशेंट जब हम देखने बैठते हैं, तो यकीन मानिए अगर हम पर डे के 50 पेशेंट देख रहे हैं, तो 50 में से 35 पेशेंट हमारे पास इनफर्टिलिटी के हैं। जी हाँ, ये नंबर बहुत बड़ा लग रहा है आपको सुनने में, पर ये 35, 50 में से 35 पेशेंट इनफर्टिलिटी के आते हैं। और उनका कहीं ना कहीं कारण बहुत छोटा सा होता है कि उनको पीसीओडी या पीसीओएस है, वो सिर्फ हार्मोन लेते रहे। कुछ लोगों में थायराइड डिसफंक्शन होता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, पर उसमें से बहुत बड़ा कारण हमें पीसीओडी या पीसीओएस मिलता ही है। इसके बाद बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या दिक्कतें आ सकती हैं। औरतें हमेशा बोलेंगी, जिनको भी पीसीओडी होगा, कि उनकी एनर्जी बहुत लो रहती है, जबकि वो कह रही है कि हम खाना अच्छा खा रहे हैं, हमारा वजन बढ़ता जा रहा है, बट शरीर में हर वक्त थकान रहती है। उसका कारण जैसा कि मैंने आपको बताया, बार बार ग्लूकोज बनेगा, बार बार इंसुलिन आएगा, और वो उसको खाता जाएगा। देन बार बार उनका वजन बढ़ना, फूड की क्रेविंग होना, और इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा साइन यही है कि बेली फैट, या पेट के जो सेंट्रल एरिया है, जो शरीर का सेंट्रल एरिया है, हमारा पेट का भाग, इसमें सबसे ज्यादा फैट बनने लगता है।
इसके अलावा जब महीना होगा फीमेल को, तो उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है। जो 3 से 5 दिन होते हैं वो बहुत दर्द के होते हैं। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि हर महीने अगर एक औरत का 3 से 5 दिन या 7 दिन दर्द में गुजरे, जो बहुत दर्द में होता है पीसीओडी के कारण, तो उनका जो बूस्ट अप है, जो उनका आउटपुट है किसी भी चीज के लिए, किसी भी फंक्शनिंग के लिए, सपोज वो घर में है या बाहर जाके काम कर रही हैं, हर वे में उनका जो आउटपुट है वो बहुत कम होने लगता है। जैसे कि अब हर एक फीमेल अगर वो घर संभाल रही है, तो उसका पूरा घर उन पर डिपेंडेंट है। तो ये परेशानी होने से पूरी ही फैमिली डिस्टर्ब होती है। अगर वो कहीं पर वर्किंग है, तो समझिए कि उनका हर महीने का अगर हफ्ता या 10 दिन इस दर्द की वजह से जो उनका आउटपुट होना चाहिए था वो कंप्लीट नहीं होगा, वो आउटपुट बहुत कम होने लगेगा, तो उनके कैरियर पर कितना इफेक्ट होगा। और इसके अलावा एक महिला का शरीर किस तरह से दिख रहा है, इसका कॉन्फिडेंस उस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीमेल को बार बार चेहरे पे बहुत ज्यादा दाग धब्बे होना, बहुत ज्यादा चेहरे पे दाग क्या कहते हैं, बार बार ये जो बाल आना, अनचाहे बाल आना, या सर के बाल बहुत पतले होने लग जाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि वो कुछ न तरीके की एक बाल्डनेस, मेल टाइप की बाल्डनेस जैसे होती है, वैसा होने लग जाता है। तो इससे उनके कॉन्फिडेंस में बहुत कमी आती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मासिक धर्म में क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनको। कष्ट आर्तव यानी कि कष्ट होना, आर्तव काल में यानी कि जब उनको महीना आ रहा है, तो उनको बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है, बहुत पेन होता है। जैसा कि आप देख पाते होंगे आपके आसपास की महिलाओं में कि इतना दर्द होता है वे कि वो उठ नहीं पाती हैं बिस्तर से। तो ये एक बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक टाइम होता है किसी भी फीमेल के लिए जिनको भी पीसीओएस होता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को क्या होता है कि बहुत ही कम महीना आता है। मतलब ये दो तरह से समझा जा सकता है, या तो जो ब्लीडिंग का टाइम है वो 1 से 2 दिन ही रह जाता है, या उसमें भी कभी कभी वो सिर्फ स्पॉटिंग महसूस करती हैं। दूसरा होता है कि जो काल है, एक महीने से दूसरे महीने आने का जो काल है, उसका टाइम बहुत बढ़ जाता है, कि मतलब उनको 2 महीने तक माहवारी नहीं हो रही है, या 35 40 50 दिन तक भी माहवारी नहीं हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्तव क्षय या ओलिगोमेनेरिया। इसके अलावा एक कंडीशन होती है, हम इसको बोलते हैं अश्रिक दरा या मेनोरेजिया। इसमें क्या होता है, फीमेल को जो काल है, माहवारी का काल है, वो ब्लीडिंग टाइम भी बहुत ज्यादा हो जाता है। कभी कभी और 10 10 15 15 दिनों तक उनको माहवारी होती रहती है, और वो माहवारी के बीच का जो काल है वो भी कम होने लग जाता है। 10 15 दिन के बाद फिर से उनको माहवारी आती है, जिससे शरीर में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है। तो उनको अनीमिया की शिकायत होना, या फिर शरीर में बहुत थकावट रहना, बहुत कमजोरी होना, बहुत कॉमन सिम्टम्स मिलते हैं। इसके अलावा एमेनोरिया या अनार्तव यानी कि महीना ही नहीं आता है। ओवुलेशन, ओवुलेशन मतलब अंडे का ओवरी से निकलना को ही पूरा बढ़कर वो ओवुलेशन यानी कि रप्चर होता है। उसे हम उस प्रोसेस को पूरे को ओवुलेशन कहते हैं। अगर वो ओवुलेशन ही नहीं होगा तो महीना नहीं आएगा। इसे हम एमेनोरिया या अनार्तव कहते हैं। अब ऐसे साइन अगर हमने उसको इग्नोर कर दिया, कि हमको पता चल रहा था कि जैसे मैंने आपको कुछ साइंस बताए थे कि शरीर में मोटापा आना, एक्ने होना, वजन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ना, या स्पेसिफिकली वजन पेट के आसपास के एरिया का बढ़ना, अ, गर्दन के पास में कालापन होना, अनचाहे बाल आना। अगर हम ये जो कंडीशन है, ये जो अर्ली साइंस थे, उनको अगर हम इग्नोर कर दें तो ये किस में परिवर्तित हो सकता है। तो सबसे पहला है इनफर्टिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनफर्टिलिटी इंडिया का सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। गायनी प्रैक्टिस में मुझे हर रोज
कितने पेशेंट्स देखने को मिलते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50 में से 35 पेशेंट को इनफर्टिलिटी या बांझपन की प्रॉब्लम है। ये कपल को आजकल बहुत प्रॉब्लम इस चीज का फेस करना पड़ रहा है। इसका बहुत मुख्य कारण है माहवारी की अनियमितता होना, और उसके डिफरेंट कारण में से सबसे बड़ा कारण अगर हम कंसीडर करें तो वो पीसीओएस या पीसीओडी होता है। अब इसमें है डायबिटीज। डायबिटीज स्पेसिफिकली दो टाइप की होती है, एक जन्मजात होती है और एक होती है आपके जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उस तरह से। तो टाइप 2 डायबिटीज की हम बात करें तो वो पैदा होने के बाद या जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो होता है। तो आपको मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, बार बार इंसुलिन का शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से वो एक टाइम आता है कि जब हमारे शरीर में वो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, या वो उस तरह से रिएक्ट करना या जितनी जरूरत की मात्रा है उतना नहीं बनता है। तो वो डायबिटीज कॉज कर देता है, जो कि पूरी जिंदगी उस औरत के साथ रहने वाली है अगर हमने वो अर्ली साइंस को ध्यान ना देते हुए हम आगे बढ़े। तो वो टाइप 2 डायबिटीज को कॉज कर देगी। इसके बाद में हृदय रोग। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारे शरीर में बार बार वो स्ट्रेस होने की वजह से, इंसुलिन के स्ट्रेस होने की वजह से बार बार वो शरीर में एक स्ट्रेस की कंडीशन को बनाए रखेगा, तो जिसकी वजह से हृदय को, हार्ट को बार बार जल्दी जल्दी पंप करना पड़ रहा है। इसलिए फीमेल को हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं जो कि जानलेवा होता है, हार्ट डिसीज होना। या मैंने आपको जैसा बताया कि बार बार ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता रहता है। फीमेल बहुत एंशियस होती है, बहुत चिड़चिड़ा फील करती है, बहुत घबराहट फील करती है महीना की माहवारी के टाइम पे। कई बार ऐसा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका बीपी या तो बहुत बढ़ जाता है या बहुत लो हो जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी या घबराहट जैसी कंडीशन में आ जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं जो एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम क्या है? अब एंडोमेट्रियम वो हमारे शरीर की लेयर है, यूट्रस की वो लेयर है जहां पर जाकर बच्चा जुड़ता है। अब ये बनता कैसे है? हर महीने जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवरी से एक हार्मोन निकलता है ईस्ट्रोजन। पर पीसीओएस की कंडीशन में, पीसीओडी की कंडीशन में वो हार्मोन ना बन करके उसकी जगह पर आदमियों में बनने वाले हार्मोन एंड्रोजन बनने लग जाता है। तो वो ईस्ट्रोजन हार्मोन बना ही नहीं जो कि उस एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस की जो लेयर थी उसको बना रहा था, जहां पे जाकर बच्चे को चिपकना था। तो वो कंडीशन ना होने पर पीसीओडी में एंडोमेट्रियल की जो लेयर है वो ठीक से नहीं बनती है, जो कि आगे चल के बांझपन का एक प्रमुख कारण बनता है। अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की। एक्सक्यूज मी। हम इसके जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं शरीर की अग्नि की। हमारे शरीर में, अब जैसा आप इस चीज को समझ सकते हैं कि हमें अगर खाना पकाना है तो अग्नि एक सही मात्रा में होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा होगी तो वो खाने को जला देगी, और बहुत कम मात्रा में होगी तो वो खाना बनाने में बहुत लंबा वक्त ले लेगी। उसी तरह से जो हमारे शरीर की अग्नि है, अगर वो सही अमाउंट में नहीं है, अगर वो प्रबल नहीं है, तो क्या होगा कि हमारे शरीर में हम जो भी खाना खाएंगे वो पचकर एक न्यूट्रिशन की फॉर्म में जो बनना था वो ना बन करके वो एक फैट लेयर या आम या टॉक्सिन बनने लग जाएगा, या फिर वो हमारे शरीर में फैट की तरह एक जगह जाकर डिपॉजिट होने लग जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया पीसीओडी में सेंट्रल ओबेसिटी या फैट जो पेट के आसपास या चर्बी के रूप में वहीं पर जमा होने लग जाता है। तो उसको कम करना है। हम अग्नि अगर ठीक करेंगे तो वो सही रूप में पचन होगा, हमारे शरीर को, पूरे शरीर को न्यूट्रिशन मिलेगा। जब हमारे पूरे शरीर को न्यूट्रिशन मिलेगा तो हमारे शरीर के जो हॉर्मोन्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर महिला के लिए उनकी एक साइकिल चलाने के लिए,
वो ठीक होने लगेंगे। और हमारी ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन क्या है? हर महीने जो अंडा बन रहा था, जो अंडा आ रहा था, वो सही तरीके से निकलने लग जाएगा। इस तरह से हम पीसीओडी को ट्रीट कर सकते हैं और ये बिल्कुल रिवर्सिबल है। तो हम जैसे आयुर्वेदा में हमारा एक बहुत कोर कॉन्सेप्ट है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी स्वास्थ्य को बनाए रखें, और जो डिसीज्ड व्यक्ति है या आतुर है, यानी कि रोगी है, उसके रोग को ठीक करें। और उसको ठीक करने के लिए कॉन्सेप्ट है कि हम वो रूट कॉज, जो परेशानी है, उसके जड़ से काटा जाए। जैसा कि लास्ट सेशन में आपको डॉक्टर अनिमेश सर ने बताया था कि किस तरीके से जो परेशानियां, जो रोगी के अंदर दिक्कतें होती हैं, वो जितनी दिखती हैं उससे ज्यादा होती हैं। तो उसकी जड़ को काटना जरूरी है। अगर किसी भी आ, परेशानी का पेड़ अगर उग रहा है, तो अच्छा है कि हम उसको जड़ से काट दें, उसको पूरी तरह से ठीक करें, ताकि वो बार बार परेशानी, दिक्कत आपको ना हो। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन या सही अमाउंट में अग्नि होना। तो उस अग्नि के लिए आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस चीज में मैं आप सबका ध्यान चाहूंगी अभी, कि किस तरह से आप अपने आसपास आपकी बेटियों को, आपकी बहुओं को, आपकी बीवी को, या आपके घर में बहन बच्चे जो भी लड़कियां हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो गरम, ताजा बना हुआ और घर का खाना खाएं। वो बहुत ज्यादा तला हुआ खाना ना खाएं, वो बहुत मिर्च मसाले ना खाएं, बहुत बाहर का खाना बार बार फ्रिक्वेंटली ना खाएं, जिससे कि उनके शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, बार बार उनको ये दिक्कतें ना आए। उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स। अब हम ग्रीन वेजिटेबल्स की बात इसलिए कर रहे हैं, इसमें एक बहुत अच्छे अमाउंट में आयरन होता है, जो कि हमारे शरीर में आरबीसी सेल, यानी कि ब्लड को बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद होल ग्रेन, जवार, मक्का, बाजरा, ये जो होल ग्रेन होते हैं, पूरा या मोटा अनाज खाना, इससे हमारे शरीर की अग्नि, पहली बात तो बिल्कुल सही रहती है। हम हमारे शरीर में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमें बहुत सारी बार बार के लिए जाके आपको जो मल्टीविटामिन खानी पड़ती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप होल ग्रेन खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, घर में बनी हुई खाना, उसमें 1 चम्मच घी डालकर। अब ये एक बहुत मिथ है कि हम घी खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। नहीं, घी एक जो घर का बना हुआ घी है, शुद्ध देसी घी है, वो हमारे शरीर में पचन का काम करता है। जैसे कि जब हवन होता है, तो हम क्या करते हैं, जो समीधा होता है, जो अग्नि जलाते हैं, हम उसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते रहते हैं। हम वो घी क्यों डाल रहे हैं? ताकि वो अग्नि बनी रहे। उसी तरह से हमारे शरीर की अग्नि को बनाए रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बनाए हुए खाने में 1 चम्मच घी का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप फ्रूट्स खाएं, जो मौसमी फल है वो खाएं। आप वेस्टर्न फ्रूट्स की तरफ बहुत ज्यादा ना भागे, क्योंकि आयुर्वेदा का ये कॉन्सेप्ट है। और आप अपने जो जनरेशन, पहले की जनरेशन से, उसमें ये परेशानी ना होने का कारण ये है कि आप देखते होंगे वो अपने आसपास का जो फ्रूट उगता था वही खाते थे। वो हमारी जनरेशन की तरह एग्जॉटिक फ्रूट, कि एवोकाडो खाना है, कि ब्लूबेरी खाना है, कि मलबेरी खाना है, नहीं। जो आसपास का है, जो मौसमी फल है, वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। वो हमको न्यूट्रिशन देगा, क्योंकि जैसा हमारा शरीर बना है, हमारा शरीर इंडिया के एनवायरनमेंट के लिए है। या फिर हम जो हमारे इंडिया के दो पार्ट को डिवाइड हम इम्पोर्टेंटली करते हैं क्षेत्र के अकॉर्डिंग, कि जो साउथ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, जिसको जिस तरीके की जरूरत है उसके आसपास वही उगता है, तो हमें वही खाना है।
ना कि हमें एग्जॉटिक होना है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाना है, क्योंकि इसी से हमें ज्यादातर परेशानियां मिलती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम हाई फाइबर डाइट। अब हाई फाइबर डाइट क्या है? अ, जैसे कि हम क्या सोचते हैं कि हम जूस पी लेते हैं, फ्रूट ना खाएं। नहीं, आप फ्रूट पूरा जो फ्रूट जिस फॉर्म में है आप उस फॉर्म में खाएं। तो वो उसके सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, उसके साथ आपको एक अच्छे अमाउंट में फाइबर भी मिलता है। फाइबर मिलने से हमारे शरीर का जो डाइजेशन है, जो पाचन तंत्र है, वो सही तरीके से काम करेगा। आपको उस फ्रूट का या फूड का, आप जो भी खाना खा रहे हैं, उसको सही अमाउंट में, सही तरीके से वो न्यूट्रिएंट्स देगा। माइक्रो भी और मैक्रो भी, यानी कि शरीर के अंदर जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। उन दोनों का ही सही अमाउंट में आपको यूज मिलेगा या उसका इंपॉर्टेंस होगी। उसके बाद बात करेंगे क्या नहीं खाना है। जो हमारी जनरेशन, आज की जनरेशन सबसे ज्यादा खाती है, जंक फूड, शुगर और मैदा, कोल्ड प्रेस्ड फूड, कोल्ड एंड प्रोसेस्ड फूड। हम जो बाहर की कोक, थम्स अप, मैंगो, मैंगो की जो बहुत सारी वैरायटीज में दिखाया जाता है कि इसमें आम है, पर आम होता नहीं है। तो वो सब, बहुत सारे फ्रूट्स का प्रदर्शन किया जाता है बाहर डिब्बों पर, वो फ्रूट्स होते नहीं हैं, तो वो फ्रूट जूस नहीं है, वो एक शुगर का ड्रिंक है सिर्फ, और कुछ नहीं। तो वो हमें नहीं खाना चाहिए। तो हमारी डाइट जो है, जो हमारा खान पीन है, वो हमारा न्यूट्रिशन डिसाइड कर रहा है, और वही न्यूट्रिशन हमारे शरीर में हर कंडीशन को डिसाइड कर रहा है कि हमारे शरीर आगे जाके डिसीज होगा या उसमें कोई डिसीज नहीं होगा। हमारा शरीर हमारे खाना ही सबसे ज्यादा डिसाइड कर रहा है। तो हमारा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लाइफस्टाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया, पीसीओडी या पीसीओएस एक टाइप का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो हम आजकल लाइफस्टाइल बिता रहे हैं, कि हम एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होने लगी है, हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, और एक लिमिट से ज्यादा हम अपने शरीर को मेंटली एग्जॉस्ट करते हैं। फिजिकली से ज्यादा हम मेंटली एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो इन सबको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें हर दिन ऐसे मुझे लगता था कि मदर हंस तो रही है बाहर से, अंदर से हंस नहीं है, ये बाहर ही हंसी है। कम से और कम 30 तोड़ी तोड़ मिनट के बनाई ना एक्सरसाइज उस करनी। दिन, तो मदर के जो चेहरे में ना अलग ही नूर खड़ा था। अच्छा, अ, तो अगर याद हो सकता होगा वो, हाँ हाँ हाँ, पंजी। हमारे आदमी का कोई चलो थोड़ी बच्चे नहीं हो, हाँ वो स्टोरी। जी। हाँ, तो जहां हम बात कर रहे थे, लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए हमें क्या क्या आयाम लेने चाहिए या क्या क्या कर सकते हैं। हमें हर महीने, दिन तो है बड़ी हर तरह को सुनाना कि खाने से सुबह पहले बहुत। शाम को एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब इसको आप डिफरेंट फॉर्म में कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप आधा घंटा की ब्रिस्क वॉक, यानी कि तेज तेज चलना, सुबह शाम आप कर सकते हैं। झूठ बोल रही और है। इसका इम्पोर्टेंट योगा तो एंड, ये है ना, मतलब योगा एंड इतनी बात, बड़ी कढ़ाई बनानी हमने, योगा। पूरी देवेंद्र नेगी मेहमान। जी का माइक खुला ये हुआ है। दीपन जी रिमूव हाँ, कर दीजिए, वो बार हाँ। बार खुल। योगा या प्राणायाम की जहां हम बात करें, जैसा कि आप सबका जो ग्रुप है, जो हर रोज एक सबसे अच्छी आदत को फॉलो कर रहा है, योगा एंड प्राणायाम, बिलीव मी, ये हमारे शरीर को न्यूट्रिशन बहुत अच्छे वे में देता है। कैसे? अब इसको न्यूट्रिशन से कैसे समझेंगे? ऑक्सीजन। जब आप योगा एंड प्राणायाम कर रहे हैं तो आपके शरीर को बहुत ही अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन, या आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने का तरीका है वो सबसे बेस्ट वे में होता है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि हमारी जनरेशन को या हर किसी इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के कल्चर में या आज के टाइम में, कि हर किसी को कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। आज आप अगर 5 से 6 साल के बच्चे को भी देखेंगे तो उसको भी स्ट्रेस है कि उसको
कल क्लास में जाना है, क्या होमवर्क खत्म करा है नहीं करा है, या अगर जब हम मिड एज में आते हैं तो कॉलेज की लाइफ, पढ़ाई, हर चीज में आज की डेट में बहुत स्ट्रेस होने लगा है। तो इस स्ट्रेस की वजह से बार बार बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ रहा है, और वो फिर से एक विशियस साइकिल में घुस जाता है, कि एक चक्र है कि बार बार आप स्ट्रेस में हैं, आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा इंसुलिन बढ़ा रहा है, वो इंसुलिन बार बार बढ़ा रहा है, तो आपका शरीर फिर से वही एक कॉर्टिसोल हार्मोन या स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाता है। तो इस स्ट्रेस का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब इसका स्ट्रेस का मैनेजमेंट कर कैसे सकते हैं? हम ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। हम सही अमाउंट में नींद लेना, 7 से 8 घंटे की जो एक प्रॉपर स्लीप है, जो एक डीप स्लीप है, वो लेना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है कि हम कितना काम करें, तो हमारे शरीर को हमें कितना आराम देना है, ये भी बहुत जरूरी है। और यहीं पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात भी जोड़ना चाहूंगी कि प्रॉपर स्लीप का मतलब है एक सही अमाउंट में नींद लेना। मतलब कि 7 से 8 घंटे की ही नींद, ऐसा नहीं है कि आप रात में जग रहे हैं, आप दिन में सो रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो हार्मोन डेवलप होना है, जो रात में एक फीमेल के बॉडी के अंदर स्पेसिफिक कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रात को करीब 2 बजे से सुबह के 3 या 4 बजे तक रिलीज होते हैं, जिसे कि हम मेलेनिन और सेरोटोनिन हार्मोन कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शरीर में आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को, यानी कि आपकी माहवारी को रेगुलेट करने के लिए। तो आपकी जो प्रॉपर स्लीप है वो नाइट में हो, ये बहुत जरूरी है। और वो डिस्टर्ब्ड नहीं होनी चाहिए कि आप 2 घंटे सो रहे हैं फिर आप आधे घंटे के लिए जग रहे हैं, ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आज की डेट में फॉलो नहीं करते। तो ये सब चीजें अगर हम करते हैं तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, आप अपने शरीर को बूस्ट कर रहे हैं हार्मोन बनाने के लिए। इसलिए आपका शरीर ही सबसे बड़ी आपके लिए मेडिसिन है। आप अपने शरीर को किस तरीके से रेगुलराइज कर रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ी कोई मेडिसिन नहीं है। इसके बाद हम बात करें कि अगर किसी फीमेल को पीसीओएस पीसीओडी उस कंडीशन में आ गया है कि अब हमें अलार्मिंग साइन को वो क्रॉस कर गया है, तो अब इसे हम रिवर्स कैसे करेंगे, अब इसे हम ठीक कैसे करेंगे? हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि हम निदान परिवर्जन करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करें। तो सबसे पहले हमने सेल मॉडिफिकेशन करा। सेल में जो प्रॉब्लम थी कि हम खाना सही टाइम पे नहीं खा रहे थे, हम सही खाना नहीं खा रहे थे, या हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, या हम स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर रहे थे, या हम स्लीप नहीं ठीक से ले रहे थे। तो ये सब अगर हमने मैनेज किया तो हमने पहला कारण हटा दिया। दूसरा जो तरीका है वो है शमन औषधि, यानी कि आप जो दवाइयां लेते हैं, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। उससे पहले एक चिकित्सा है शोधन चिकित्सा या पंचकर्मा। हमारे शरीर में जितनी परेशानियां हैं उनको पूरा जड़ से खत्म करने का तरीका जो होता है वो शोधन चिकित्सा कहते हैं। आपको जो आपने लास्ट लेक्चर में डॉक्टर अनिमेश सर ने आपको बहुत ही अ, अच्छे तरीके से या बहुत क्लियरली ये चीजों के बारे में बताया था, पंचकर्मा, क्योंकि सर पंचकर्मा के एक्सपर्ट हैं। तो अ, आपको जो सर ने लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से हम अपने शरीर के 5 कर्म, दीपन पाचन, जो आप खाना खा रहे हैं उनको सही तरीके से सही वे में पचित करना, जो कहते हैं उसको दीपन पाचन। उसके बाद में हम बात करते हैं वमन की। वमन में क्या होता है कि हमारे शरीर का बढ़ा हुआ कफ। अब ये कफ क्या है? हमारे आयुर्वेदा का एक कोर कॉन्सेप्ट है वात पित्त कफ। बात क्या है, हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट्स हो रही है, जैसे भी हमारा शरीर चल रहा है, हमारे शरीर में हर एक हरकत, कि आंखें हिल रही हैं, हाथ हिल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, ये सब जो अवस्थाएं, जो भी मूवमेंट्स हो रही है, ये सब वात की वजह से है। जहां हम बात करें पित्त की, तो पित्त हमारे शरीर की अग्नि है। वो डिफरेंट डिफरेंट वे में है कि जो हम खाना खा रहे हैं
उस पर एक अग्नि वर्क कर रही है, जिसे हम पाचकाग्नि कह रहे हैं, और वो उस खाने को न्यूट्रिशन में डेवलप कर रही है, उसके आगे वो हॉर्मोन्स में डेवलप कर रही है। तो ये सब जो होता है वो पित्त के थ्रू होता है। और वहीं बात करें कफ की, तो हमारे शरीर में जो भी स्नेह है, स्नेह मतलब जो भी चिकनाहट है, जो स्निग्धता है, वो कफ की वजह से है। बट जब ये कफ एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए, हम बहुत ज्यादा फ्राइड फूड खा रहे हैं, वो खाना पच नहीं पा रहा है और वहीं रुक रहा है, तो वो एक दूषित कफ बन जाता है। उस दूषित कफ को ठीक करने के लिए या उसको शरीर से निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है, हम उसे वमन कर्म कहते हैं। फिर हम बात करते हैं विरेचना की। जब अग्नि ठीक नहीं है, जब अग्नि या तो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो खाना ठीक तरीके से पचना चाहिए था, वो ना पचकर एक आम की अवस्था में या अध कच्चे रूप में या आ, टॉक्सिन के रूप में अगर बड़ा रहता है, तो उसे निकालने के जो प्रोसेस है, हम उसे विरेचन कर्म कहते हैं, जिसके अंदर किसी भी पर्सन को हम मेडिकेशन के थ्रू उसकी बॉडी को प्रिपेयर करके शरीर के निचले भाग से, यानी कि अ, जिसको आप ये कह सकते हैं कि परगेटिव, परगेटिव मतलब डस्ट के रूप में शरीर से, मल के रूप में जो शरीर से बाहर निकले, उसे हम विरेचना कर्म कहते हैं। इसके अलावा होता है बस्ती कर्म। अब बस्ती कर्म क्या है कि वात को, जो हमारे शरीर में मूवमेंट्स हो रही हैं, वो किसके थ्रू हो रही है? वात के थ्रू। जब ये वात एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है, अब ये वात बढ़ेगा कैसे? वृक्ष आहार विहार लेना, ओवर एक्सर्शन करना, दिन में सोना, रात में जागना, इन सब की वजह से हमारे शरीर में वात बहुत अमाउंट में बढ़ जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए हमारे आयुर्वेदा में सबसे बेस्ट प्रोसेस बोला गया है बस्ती कर्म, यानी कि एनिमा। मल को निष्कासित करने या निकालने का जो भाग है हमारे शरीर का, जो एनल या रेक्टल एरिया है, जहां से मल निकलता है, उस जगह पर हम, उस जगह से हम दवाई डालते हैं, उसको हम एनीमा बोलते हैं। इसके अलावा उत्तर बस्ती। अब ये उत्तर बस्ती गायनी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे अच्छी चिकित्सा हमारे यहाँ पे कही जाती है। इसमें हम या तो बच्चेदानी में, यानी कि यूट्रस में मेडिसिन डालते हैं, या फिर मूत्र मार्ग में मेडिसिन डालते हैं, जो कि डायरेक्ट एक्शन करता है। अब उत्तर बस्ती का यहाँ पर पीसीओएस या पीसीओडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका कारण है कि जो अंडे दानी तक या ओवरी का वर्क नहीं ठीक से हो रहा है, या यूट्राइन लेयर, या ये जो बच्चेदानी की जो लेयर है जो ठीक से डेवलप होनी चाहिए, जहां पर आकर बच्चा चिपकता है, वो नहीं चिपक पा रहा है, वो जो यूट्रस की स्ट्रेंथ है वो ना उस लेवल तक नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए हम बच्चेदानी में घृत के रूप में या तेल के रूप में मेडिसिन डालते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं योगा फॉर पीसीओएस। सबसे पहले मैंने देखा कि पेल्विक रीजन को स्पेसिफिकली हम जहां पर उनकी सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए जो योगा आसन है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं पीसीओएस में या माहवारी को रेगुलेट करने में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ आसनों के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, जैसे कि भद्रासन, मलासन, भुजंगासन। तो सबसे पहले हम भद्रासन और मलासन की जहां बात करते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली पेल्विक बोन और पेल्विक एरिया स्ट्रांग होता है, जिससे कि उस पर्टिकुलर एरिया की सर्कुलेशन बढ़ती है और वहां पर हॉर्मोन्स की डेवलपमेंट प्रॉपर वे में होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा हम बात करें कपाल भारती या कपाल भारती और लोम विलोम की। जहां हम कपालभाति और अनुलोम विलोम की बात करते हैं, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको सही मात्रा में इम्पोर्टेंटली बनाए रखता है, जिससे कि हमारी बॉडी का सर्कुलेशन बहुत सही अमाउंट पे बना रहता है, या सही क्या कहेंगे कि एक अच्छे वे में ऑक्सीजन को मेंटेन कर पाता है। अब हम बात करेंगे कि हमें गोल्डन क्या है, गोल्डन रूल क्या है, कि ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कभी भी अपना खाना नहीं छोड़ना है, सही टाइम पर
सही खाना खाना, सही तरीके से खाना। हाँ, अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि सही तरीका क्या होता है। सही तरीका ये है कि आप ठंडे के ऊपर गरम और गरम के ऊपर ठंडा ना खाएं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि चाय पी, चाय के साथ थोड़ी 1 मिनट के अंदर लस्सी पी ली या गर्म पानी ठंडा पानी पी लिया। तो ये क्या कर रहे हैं, हम गलत भोजन कर रहे हैं, गलत मात्रा में भोजन कर रहे हैं। तो आपको गलत कॉम्बिनेशंस में खाना नहीं खाना है। फिर रात को, लेट रात को के मतलब 2 बजे रात को खाना खाना है। अगर आप 2 बजे खाना खाएंगे रात को, या 12 बजे खाना खाएंगे, या सोने से एग्जैक्टली 10-15 मिनट पहले भी आप अगर खाना खा रहे हैं, तो उस वो जो आप खाना खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन में नहीं बदलेगा, वो फैट में बदलने लग जाएगा, क्योंकि वो आपको डाइजेशन नहीं करा पा रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टे एक्टिव। आपको एक्टिव रहना है, फिजिकली एक्टिव, कि आप एक ही जगह पर ना बैठे रहें। आपको सुबह शाम वॉक करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको योगा करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्लड सर्कुलेशन। एंड देन मैनेज स्ट्रेस। जो आज की डेट में हमको इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स को इरेगुलराइज कर रहा है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेस को मैनेज करें। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप मेडिटेशन करें, आप योगा करें, आप प्राणायाम कर सकते हैं। इन सब से क्या होगा कि आपकी साइकिल्स ठीक रहेंगी, आपका शरीर ठीक रहेगा। जब आपकी साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर ठीक आ रही है, 3 से 5 दिन आपको ब्लीडिंग हो रही है, हर 28 से 35 दिन में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब आपकी साइकिल्स रेगुलर है। अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर है, तो आप एक हेल्दी फीमेल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। आप में से किसी के पास भी कोई भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। आपको अगर मुझसे किसी भी तरह की कंसल्टेशन की जरूरत है, या किसी भी परेशानी से, फीमेल से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो आपको एक स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं। कृपया एक एक करके हैंड रेस करें, अपने प्रश्न पूछें। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं ही स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में हम सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ। जस्ट एक मेरी जनरल क्वेरी है मैम, आजकल बच्चों में हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों में क्लास 4 में 5th में ही पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या ये उनके लिए लॉस है? इसको हम जैसे लॉस अब हमारा एज का बात करें तो हमें आई थिंक आफ्टर 10th स्टार्ट हुए, तो क्या ये उन बच्चों के लिए लॉस है? हम इसे किस वे में ले सकते हैं? इसको हम लॉस के वे में नहीं ले सकते। इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जो प्यूबर्टी की एज है वो आजकल कम होने लगी है। उसका बहुत बड़ा कारण ये होने लगा है कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा तामसिक भोजन है। हम बहुत तीखा खा रहे हैं, हम बहुत ऑयली फूड खा रहे हैं, एक्टिविटी कम होने लगी है, जिसकी वजह से जो एज है, रिप्रोडक्टिव एज है, वो प्यूबर्टी की एज बहुत कम होने लगी है। जो हॉर्मोन्स है वो बहुत अर्ली ही डेवलप हो जा रहे हैं कंपैरेटिवली, और ये कुछ लगभग 10 सालों से ज्यादा देखा गया है। बट ये नॉर्मल की कंडीशन में हम कंसीडर करते हैं। हाँ, अगर 10 साल से पहले अगर किसी को हो रहा है, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन में आता है। बट 10 साल से ऊपर की किसी भी लड़की को अगर महीना शुरू हो रहा है, तो वो नॉर्मल है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सीमा जी का। सीमा जी। ओम नमस्कार मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी, थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन अपनी बेटी की हेल्थ को लेकर है। मेरी बेटी 22 ईयर की है और अभी उसको कुछ महीनों से, वो बहुत पहले तो रूटीन बताऊंगी कि उसका योगा में बहुत इंटरेस्ट हमेशा से रहा है। जब से उसका पीरियड शुरू होता तब बहुत बेहतर रहता है, बिकॉज मैं भी योगा टीचर हूँ। लेकिन फिर भी अभी पिछले कुछ 3-4 महीने से उसको कुछ पीरियड से रिलेटेड दिक्कतें आनी शुरू हो गई, जिसमें दर्द, फर्स्ट डे पीरियड आने से जस्ट पहले दर्द और वॉमिटिंग सेंसेशन, नोजिया, चक्कर आना कभी कभी, ये सब शुरू हुआ। तो भी हमने रिसेंटली गायनी के पास जाके अल्ट्रासाउंड कराया है, तो उसमें कुछ सिस्टिक लेजन्स आए हैं और लेफ्ट ओवरी में
थोड़ा ज्यादा बड़ा आया है, 10 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर का लीजन आया है। तो ये बहुत चिंता का विषय बन गया। अब हमने एक दवाइयों का वो शुरू किया है, पतंजलि वैद्य से कंसल्ट करके, करक्यूमिन गोल्ड, सिस्टोग्रिट, नारी कांति, कचनार, गूगल, ये सब मेडिसिन वो ले रही हैं। लेकिन फिर भी अभी एक हफ्ते पहले उन्होंने मेडिसिन शुरू कर दी थी, फिर भी अभी कल से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और एमआरआई हमने कल कराया है, क्योंकि गायनी ने हमें एमआरआई के लिए भी किया था। तो बस हमें ये जानना है कि क्या हम गायनी के बताए हुए रास्ते पर चलें, क्योंकि वो हो सकता है एमआरआई के बाद वो ऑपरेट करने को बोलते हैं, या फिर पीरियड बिल्कुल सही टाइम पे आते हैं, बिल्कुल 28-29 दिन के बाद आ जाते हैं, बाकी सब कुछ ठीक है और बिना पीरियड के कोई दिक्कत नहीं रहती है, किसी भी तरह की हेल्थ इशू नहीं है उसको। आयरन की थोड़ी डेफिशिएंसी आई है 9, हाँ, और अंडर वेट है, मोटी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत लीन एंड थिन है, मतलब 41 के आसपास रहता है 22 की ईयर में भी। प्लीज बताएं। देखिए, इस केस में हमको 3 से 4 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी एक्टिव है, योगा में वो प्रॉपरली मेंटेन करती हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उनका स्ट्रेस लेवल क्या है। वो क्या जॉब कर रही हैं या वो पढ़ हाँ रही हैं? बिल्कुल। हाँ, करियर रिलेटेड स्ट्रेस है, लेकिन वो सुबह के टाइम योगा करती हैं, लेकिन बाद में उनका बैठने का ज्यादा रहता है, जो कि मैंने कई बार उनको टोका, लेकिन नहीं हो रहा है उनसे, कि वो कई बार लेट नाइट भी, जैसे 11 बज गया, 11:30 तक भी उठ बैठी हैं, पढ़ाई कर रही हैं, और सुबह क्योंकि हम योगा करते हैं तो जल्दी उठ गए 6 बजे, तो उनकी हो सकता है नींद पूरी नहीं हो रही, ये भी एक कारण है कुछ, आप बताएं। ये स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो हम खाना भी उसी तरीके से खाते हैं। अगर हम लेट नाइट जग रहे हैं तो हो सकता है वो कुछ खा लें, बाहर का खा लें या कुछ हैवी खा लें। इसके अलावा हॉर्मोन्स रेगुलेट ना होना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर लेट नाइट है या वो पूरी तरीके से सो नहीं पा रहे हैं, तो कुछ स्पेसिफिक हार्मोन है, मेलेनिन, सेरोटोनिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ठीक से डेवलप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से सिस्टिक लेशन आने लग जाते हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो साइज है वो काफी बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सिस्ट का साइज क्या है। अगर सिस्ट का साइज इतना है कि हम उसको मेडिसिन से और योगा से ठीक कर सकते हैं तो श्योरली इट कैन बी। बट हाँ, अगर ये साइज बहुत ज्यादा लिमिट से बढ़ गया है तो उसके लिए हमें क्या मेजर्स लेने हैं। सर्जरी तो एक 22 की एज में सजेस्टिव नहीं है, बट हाँ, अगर वो कंडीशन इस तरह की आ जाती है, क्योंकि ओवरी के आसपास जो ऑर्गन्स है, अगर वो उनको प्रॉब्लम देने लग जाए, अगर कोई भी चीज बढ़ेगी तो वो अपने आसपास के जो चीजें हैं, एडजेसेंट ऑर्गन्स हैं, उनको उन पर दबाव बनाने लग जाती है। तो वो एक परेशानी उस लेवल तक जा रही है क्या हमें सर्जरी के लिए तब सजेशन एक्ट होता है, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा हमारे आयुर्वेदा में शोधन कर्म बोला गया है, तो मेरे हिसाब से शोधन कर्मा इस कंडीशन में ठीक रहता है, क्योंकि मैंने अपने 7-8 साल के करियर में बहुत सारे केसेस ऐसे टैकल किए हैं और ठीक किए हैं जिनमें ओवेरियन ड्रिलिंग या ओवेरियन ऑपरेशन बोल दिए गए थे, बट वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो पंचकर्मा से बिल्कुल हम ठीक कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सर्जरी की तरफ जाएं। तो डॉक्टर, जैसे आपने उत्तरा बस्ती और ये सारा बताया है, तो ये सब विरेचन वगैरह ये सब के लिए हम जाएं और पंचकर्मा करवा के एक बार देखें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मेरा सजेशन और यही है। साथ में और साथ में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने बताई थी, क्या इनको कंटिन्यू करते जाएं? 1 महीना और हम ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन से तो बहुत हम लोग डरते हैं और छोटी एज में नहीं चाह रहे हम कि ऑपरेट किया जाए। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो इस कंडीशन को हम 1 महीने में ठीक करने के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 1 महीने में आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, बट 1 महीने में वो ठीक नहीं होता है। इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, पर हाँ, ये ठीक श्योरली हो नहीं, जाता बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, अगर सिम्टम्स रिड्यूस भी हो जाते हैं तो उससे भी हमें बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो परफेक्टली ओके, अगर 3-4 महीने भी लगते हैं तो वो भी ऑपरेशन करवाने से बेहतर रहेगा, है। जी मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है। जी, पंचकर्मा के थ्रू और ओरल मेडिकेशन, योगा, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के थ्रू ये बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि ऑपरेशन की जरूरत है इतनी कम एज में। ठीक है डॉक्टर, बस ये बताइएगा कि पंचकर्मा सारा कराया जाए बेटी का, जो भी आप बता रहे हो, या मतलब जो भी डॉक्टर्स बताते हैं। स्पेसिफिकली आपकी बेटी की कंडीशन को देखकर कि उनकी बॉडी में कौन सा
जो दोष है वो प्रकोपित हो गया है, वो सही अवस्था में नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है। एंड स्पेसिफिकली जहां हम बात करें पंचकर्मा के स्पेशल ट्रीटमेंट की, तो वहां पे आपकी बेटी के कंडीशन में विरेचन कर्मा सही रहेगा। एंड उत्तरा बस्ती के लिए उत्तर जाया जाए कि नहीं? उत्तर बस्ती इनकी केस में मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो हम दो ही मार्ग पे दे सकते हैं, एक है मूत्र मार्ग, एक है योनि मार्ग। तो क्योंकि आपकी बेटी अगर अनमैरिड है, तो हम वो जो सेकंड टाइप है, यानी कि बच्चेदानी में डालना, वो नहीं कर पाएंगे। मूत्र मार्ग उत्तर बस्ती हम दे सकते हैं, या फिर आई फील कि विरेचन कर्मा से ये ठीक हो जाएगा विद मेडिकेशन। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा केसी वर्मा सर का। वर्मा सर, आपने हैंड रेस किया हुआ है। हूँ। नमस्कार मैम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, हाँ जी जी, सर। बिल्कुल आ रही है। हम आपको आपके देख नहीं पा रहे हैं, आवाज आपकी अच्छे से आ रही है। मेरी पता नहीं डिस्टर्ब है कि फोटो नहीं आ पा रही है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर केसी वर्मा फ्रॉम भिवानी नेचुरोपैथ जी में सर। कार्य कर रहा हूँ। आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है कि टॉपिक वंडरफुल। मेरे लिए तो सब्जेक्ट मैटर है, मेरे लिए प्रश्न नहीं है। मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडिशन क्या है, इतना सारा एक्सप्लेन किया गया, हम रूट काज पर नहीं पहुंचे कि इतनी बीमारियों का रूट काज क्या है। और मैंने एनसाइक्लोपीडिया पढ़ा था व्हीट पर, जो आज मॉडर्न व्हीट हम खा रहे हैं। उसका सारा कारण इस व्हीट में है, क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाई हुआ 1951 में ऑस्ट्रेलिया में। जी। बुलरेक साइंटिस्ट थे। उसके बाद इसकी प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ गई, भुखमरी तो मिट गई, बट इसके जो इफेक्ट्स हैं वो 1970 के बाद बीमारियां वर्ल्ड ओवर बढ़ने लगी। डायबिटीज है, चाहे ओरियन में है, क्या है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। इसके अंदर ग्लाइडिन डिराइड ओपियोइड पेप्टाइड है, वो सारे एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। तो हमें ये चाहिए इन पेशेंट्स को या उनको कि हम गेहूं मॉडर्न व्हीट खाना बंद करें। क्या खाएं? इसके लिए कादर वली एक साइंटिस्ट है हमारे देश में, जो कि मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं। और उन्होंने यही देखा था कि एक अमेरिका गए वो साइंटिस्ट थे सर्च करने के लिए, और उन्होंने देखा कि एक 5 साल की बच्ची जो है, सी इज रनिंग टुवर्ड्स टॉयलेट, क्योंकि उसको पीरियड्स आ रहे थे 9 साल में। प्री मेच्योर अवस्था में इतना सब कुछ हो रहा है। तो इसका कारण जो है वो व्हीट में है, हमें चेंज करना चाहिए। स्लो रिलीजिंग मिलेट्स या शायद नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हुए हैं वो। जी, वर्मा सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्नल सर का रहेगा। कर्नल सर, आपने हैंड रेस किया था। Okay, जी, थैंक यू सर। okay, let me come back. डॉक्टर साहब वेरी वेल कवर्ड सब्जेक्ट, तो हम पूरा सुनते रहे, क्योंकि हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द सी पीरियड के दौरान में शी गेट्स अ लॉट ऑफ पेन, इट्स अनबेरेबल। तो वो तो आपने कवर कर दिया था, व्हाट आर द रीजंस। एक चीज जो हमारे दिमाग में हमेशा रहती है कि बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ वर्क एंड आई विल से द करियर, जी सर। ज्यादातर बच्चे बड़ा लेट मैरिज में जाते हैं। जी। और लेट मैरिज में आई डोंट नो हाउ फॉर एम आई करेक्ट, फॉर ए लेडी इफ शी इज मोर देन 35 or 40, the यस। children born, it is told that they have some defect or the other, some deficiency. I don't know how wrong it is or how correct it is. Could you explain on this? श्योरली सर। स्पेसिफिकली जहां हम बात करें 35 से 40 ईयर्स में, अगर कोई फीमेल है जो कि एक्सपेक्ट करने की कोशिश या कंसीव करने की कोशिश कर रही है, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एक फीमेल जब अपनी माँ के पेट में है, जितने एग बने हैं उतने ही रहेंगे, बट वो एग की क्वालिटी हम मेंटेन कर सकते हैं।
क्वांटिटी हम चेंज नहीं कर सकते, जितने एग बन गए हैं वो उतने ही रहेंगे। हर महीने वो एग खराब होगा अगर वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो। बट जहां हम उसकी क्वालिटी की बात करें तो हम वो मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? आप 35 की एज में या 38 की एज में, 40 की एज में भी अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, बट यू हैव फॉलोड अ राइट लाइफस्टाइल, if you have undergone the panchkarma before planning or conceiving a child, then it will not cause much problems. but हाँ, 35 की एज के बाद जो क्वालिटी ऑफ एग है वो उतनी अच्छी नहीं रहती है, जिसकी वजह से कंजेनाइटल एनोमलीज यानी कि बच्चे में जन्मजात बीमारियां होना स्वाभाविक है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है, अलार्मिंग साइन है फॉर श्योर। बट हाँ, ये साइन बोथ है, मेल में भी इसी तरीके से होता है। जो स्पर्म की क्वालिटी है वो एट द एज ऑफ 35 ऑनवर्ड्स बिगड़ने लग जाती है, जबकि फीमेल में ये थोड़ा सा पहले 30+ होने पे ऐसा होना शुरू हो जाता है। बट हाँ, श्योरली विद राइट प्रिकॉशंस हम इसको ठीक कर सकते हैं कि अगर फीमेल या मेल, अगर हम कैरियर ओरिएंटेड हैं, हम सही एज में शादी नहीं कर पा रहे हैं, जो एग्जैक्टली अगर हम साइंटिफिक रीजन की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो 22 to 28 इज द करेक्ट एजेस हम कंसीडर करते हैं फॉर मैरिज। बट हाँ, अगर आप 30-35 के बाद भी शादी कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं, तो फॉर दैट सम मेजर्स आर देयर। श्योरली टाइम टू टाइम आपको पंचकर्मा कराना चाहिए ताकि आपकी एग और स्पर्म की क्वालिटी मेंटेन रहे। आपको सही लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, और आपको अपने स्ट्रेस लेवल मेंटेन करने पड़ेंगे ताकि आपकी बॉडी इंटरनली 20 to 28 की एज में ही रहे। सो श्योरली यू कैन मेंटेन विद दैट। Thank you very much, Dr. Saab. Wonderfully covered. Thank you. और किसी का कोई प्रश्न तो प्लीज हैंड रेज करिए। दीपिका जी, एक बात रह गई थी, जरा मैं पूछ सीमा मैम, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। आप लोग सुन पा रहे हैं सीमा जी की वॉइस को? एक बात बता दीजिए कि व्हीट ग्रास जूस क्या कुछ सिस्ट को रिड्यूस करने में बड़ा योगदान कर सकता है? मैम, व्हीट ग्रास, आपका ये क्वेश्चन मैं फिर से पूछती हूँ डॉक्टर, मैं ये पूछ रही हूँ, क्या मुझे सुन पा रहे हो आप लोग? मैंने कि क्या वो सिस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी? मैम, सिस्ट के साइज अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है तो ये सिर्फ आप बॉडी को बूस्ट कर सकता है मेटाबॉलिज्म की तरफ। बट आई वोंट सजेस्ट कि सिंगल व्हीट ग्रास कैन हेल्प ऑन इट। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू फॉलो कि आपको एक प्रॉपर लाइफस्टाइल, प्रॉपर लाइफ साइकिल, स्लीप साइकिल, प्रॉपर फूड, प्रॉपर योगा और एक्सरसाइज एंड पंचकर्मा यू शुड फॉलो। सिंगल आई डोंट फील के किसी भी वीट ग्रास एंड एनीथिंग कैन हेल्प। औषधियां कैन हेल्प बट इट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन। ओके डॉक्टर। ओके, धन्यवाद सीमा जी। लगता है सभी के प्रश्न हो गए हैं। सरोज मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है, सभी समझ पाए हैं और एक एक पॉइंट को उन्होंने इतना अच्छे से क्लियर किया है, यंग एज से लेके जब बच्ची बड़ी होती है वहां से लेके बड़े होने तक बहुत अच्छे से बताया। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया है। अलग से किसी को परेशानी थी तो उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं और मेरे ख्याल से अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मेरे ख्याल से समापन की तरफ चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से बताया है और हम लोग समझ सके, आपने भाषा को भी उस तरीके से बताया है जैसे हम लोग समझ सके, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे वक्तव्य के लिए। तो दीपिका जी, आप शांति पाठ करा दें। धन्यवाद देते हुए डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड डॉक्टर अनिमेश सर भी हमारे साथ हैं। थैंक यू सर। शांति पाठ के साथ सर आप कुछ कहना चाहेंगे? अनिमेश सर।
ये तो बहुत ही तो एक ही परिवार से हैं और कॉन्सन्ट्रेशन में लगातार दोनों की क्लासेस हमें मिली, तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद सब आपका भी। मैं नहीं देख पाई थैंक यू वेरी मच मैम। मैं नहीं देख पाई थी कि जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। थैंक जी यू। मैं बस यही बोलना चाहूंगा मैम, हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे एक फार्मा लॉबी और जो मेडिकल माफिया है वो आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को अपने मनी में तोलना चाहते हैं और आपका अननेसेसरली की सर्जरीज करवाते हैं, अननेसेसरली की मेडिकेशन देते हैं और जो लाइफ लॉन्ग आप मेडिसिन लेते रहें। तो हम लोगों की कोशिश है कि उस पे प्रहार किया जाए। हम लोगों की कोशिश है कि आपका पैसा बचाया जाए, आपकी हेल्थ को बचाया जाए, और जो चीज नेचुरली सही हो सकती है, ऐसा हर केस नेचुरली नहीं सही होता, तो एक क्वालिफाइड, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर ये बहुत अच्छे से समझ सकता है कि कौन सा केस नेचुरली सही होगा, कौन सा नहीं होगा, और जो हो सकता है उसको सही किया जाए। हमारी पूरी एक टीम है यहाँ पे हॉस्पिटल में। डॉक्टर निधि इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ अवर टीम, जो गायनी डिपार्टमेंट पूरा देखती हैं। और हम पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कैसे कैसे केसेस ठीक हुए हैं, जिसमें बोल दिया गया था कि इसको ऑपरेशन कराना ही कराना है। डॉक्टर निधि ने ऐसे केसेस को 100% ठीक किया। इवन उन्होंने आगे चल के फिर कंसीव भी किया। ऐसे ही बहुत सारे जो यंग लड़कियां हैं, उनकी शादी होने वाली है, उनको उस तरीके की दिक्कत होती है, और उसके बाद में भी जब वो ये ट्रीटमेंट करवा लेती हैं, फिर उनकी आगे की लाइफ बहुत बेहतर रहती है। और हमको भी बहुत अंदर से खुशी होती है कि जो इतनी बीमारी से ग्रसित था और जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो सही हो पाएगा, वो शादी होने के बाद में फिर बच्चे को जन्म देता है। तो ऐसे ही हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों के केस में भी। हमारे यहाँ एक डॉक्टर शिल्पा हैं, डॉक्टर शिल्पा एन गुंडाने, जो बेसिकली महाराष्ट्र से हैं। वो प्रोफेसर हैं बाल रोग की। तो छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, छोटे बच्चों में स्वर्ण प्राशन किया जाए, या फिर कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो जाते हैं उनको कैसे सही किया जाए, और बच्चों को कम से कम दवाई देनी पड़े, इस पे वो काम करती है। वो भी हमारी टीम का हिस्सा है। डॉक्टर रीति खरे, उनका भी एक बार शायद लेक्चर हो चुका है हमारे पतंजलि योग समिति में, जो नेचुरोपैथी और योगा को देखती हैं हमारे हॉस्पिटल में। तो हम लोग पूरा मिलकर एक टीम इस मुहिम पर है कि आपको कैसे, समाज को कैसे स्वस्थ रखें, समाज को कैसे इन दवाइयों से, इन ऑपरेशन से और इन मेडिकल माफियाओं से बचा सकें। धन्यवाद। बहुत अच्छा मुहिम चला रखा है आपने। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस तरह से एक आपने एक चेन बनाई है, और इसमें यदि अगली कड़ी में कोई डॉक्टर, यदि आप डॉक्टर खरे या जो आप दूसरा बता रहे थे बाल मेरे को चिकित्सा। लगता है अभी बच्चों के डॉक्टर शायद आपके यहाँ कभी नहीं आए होंगे। हाँ, नहीं तो आए। जो प्रोफेसर शिल्पा इन गुंडा ने, अगर उनका समय मिलता है मैं तो कोशिश करूंगा वो लोग भी आपको बताएं यदि जो आप, नई नई ट्रीटमेंट है। जी जी, अगले हफ्ते यदि उनका हो सकता है तो आप मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिमेश जी और डॉक्टर निधि। बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से आज का धन्यवाद सर। रखा। और इसी के साथ शांति पाठ मैं करा देता हूँ। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें। धन्यवाद दीपन जी, शांति पाठ कराएं। और आप बहुत अच्छे से पूरा वीक जो तैयारी करते हैं डॉक्टर्स को, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को इस प्लेटफॉर्म पे लाने करें, ये श्रेय आपको ही जाता है। बहुत मेहनत होती है, हम लोग नहीं समझ पाते, जो कि देखते हैं संडे को आते हैं, जैसे ही डॉक्टर आते हैं अपना वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हैं, अपना काम करते हैं, ऑफ करने के बाद क्या करते हैं नहीं पता चलता है। लेकिन पूरा हफ्ता लगता है कि अगले संडे को जो डॉक्टर आएंगे उनके तैयारी करना, उनको बुलाना, सब्जेक्ट करना, उनका वो बनाना, कार्ड बनवाना, ये बहुत बड़ा काम है। ये सारा श्रेय जाता है दीपन जी को, बहुत मेहनत है। धन्यवाद दीपन जी। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें। एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, ओ, उ और मो। भरे गहरा लंबा सांस। ओ। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का। धन्यवाद आप सभी।
लोगों का जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं, दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, घर्षण करें, तेजी के साथ घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ कल सुबह 5:30 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you all very much. God bless you. बहुत Thank you, बहुत Dr. Sir. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी का दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे, बाय बाय, कल मिलते हैं। सभी का दिन शुभ Take हो। care.